फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश शासन से रिलेटेड जितने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो इसी टॉपिक से और यही क्लास से आपका आ जाएगा। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। टीआरई 4 का आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, ये 5वां चैप्टर है। तो आप फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। पहला प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो या किसने किया था धन निष्कासन का सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको वीवीआई के रूप में देखना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो यह प्रश्न आप नोट कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अभी तक टीआरई में ये टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। पुस्तक से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न रहेगा ही, चाहे दादा भाई नौरोजी का रहे, सुभाष चंद्र बोस का रहे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहे। तो पुस्तक से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें से जितने भी जो पुस्तक लिखे हैं सारा को एक वीडियो में कवर करा दूंगा। अभी इसको याद आप रखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। आगे देखते हैं। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह विचार किसने दिया था? तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। ये टीआरई 3 में यही प्रश्न हूबहू पूछा गया था कार्ल मार्क्स के बारे में। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो यह प्रश्न पूछा गया था। आगे, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीपाम दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना इसका रजनीपाम दत्त। ये इसलिए मैं आपको रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न भी आपके लिए एग्ज़ाम में पूछने लायक है फ्रेंड्स। ये एग्ज़ाम में हो सकता है आपको टीआरई 4 में ये देखने को मिले, क्योंकि ये टीआरई 1 में जो कि 9th 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर के, पिछले साल जो 9th 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न 9th 10th में भी पूछा गया था और 11th 12th में भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसलिए आपको ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है जे.एन. टाटा के द्वारा या टिस्को की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा यह की गई थी। आगे, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो आपको याद रखना ये हो जाएगा कावसजी डाबर। फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों का क्लास चल रहा है जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा 5वां चैप्टर है और ये फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी से ही बीपीएससी टीआरई 4 में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक दूसरा नहीं पढ़िएगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सेरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1833 को। आगे, प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकूराज कहा है। तो किसने कहा था ये? प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी तक के काल को डाकूराज कहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। फ्रेंड्स, ये जो प्रथा थी, 3 कठिया प्रथा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये 3 कठिया प्रथा क्या था। पहला देखिए, 3 कठिया प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 3 कठिया प्रथा में फ्रेंड्स ये होता था कि अगर आपके पास जितना ज़मीन है उसमें से 3/20 भाग पर आपको नील खेती करना अनिवार्य है। ये ब्रिटिश जो हम लोगों पर राज कर रहे थे, उनका ये फरमान था कि जितने भी किसान हैं भारत में, वो अपने खास करके बिहार में, वो अपने ज़मीन पर कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती कर उनको उपजा कर दें, ताकि वो जाके अपना सेल करके अपना राजकोष बढ़ा सके। आगे, ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसमें फ्रेंड्स आपको 3 से 4 प्रश्न याद रखना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। पहला देखिए, अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसका कौन लागू किया था इसको? तो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। बस आपको यही 2 पॉइंट याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त। ये रिलेटेड आपको एग्जाम प्रश्न पूछेगा तो आपको कॉर्नवालिस मारना है। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये कौन लागू किया था? ये जो थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। एक है महलवाड़ी, तो ये किसने लागू किया था? होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आपको बस यही 3 याद रखना है। यही 3 में से बस आपको प्रश्न पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि आपको बम्बई, मद्रास, बंगाल कहाँ पे ये लागू किए थे, ये नहीं पूछता। बस यही 3 गो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। आगे, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो इसका आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भू राजस्व के निर्धारण से। आगे, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको भी याद रखना। डलहौजी से रिलेटेड आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को हर एग्जाम में मिलता है, TRE 3 में रहे, चाहे TRE 2 में या TRE 1 में। तो डलहौजी वाला प्रश्न आपको एक प्रश्न एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट वीडियो हो रहा है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता तो आपको एक वीडियो में पूरा मॉडर्न पढ़ा सकता था, बट वो सही नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, आप जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, और जिसका प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट का बना दिया जा रहा है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं, आप शुरू से पढ़िए, पहला क्लास से पढ़िए, यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़िए पहले, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको रिलेट करके पढ़ पाइएगा आप। जैसे पहला चैप्टर पढ़े, फिर दूसरा चैप्टर पढ़े, इससे आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये NCERT जो क्लास है, अगर आप शुरू से नहीं देखते हैं ना, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का भी मॉडर्न हिस्ट्री में प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट खोलकर आप
पूरा वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप बीपीएससी टीआरपी 4 का तैयारी करें तो आप टेंशन फ्री होकर क्लास करिए। ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ही रहेगा हमेशा। जब भी मैं एनसीईआरटी का क्लास कराऊंगा तो एग्ज़ाम एनसीईआरटी से ही प्रश्न आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको और किसी और चीज़ का क्लास चाहिए या फिर आपको लगे कि और दूसरा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए मुझे, तो आप वो भी कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ का क्लास चाहिए या किस चैप्टर का क्लास चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताएं, उस पर फिर हम लोग काम करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।